10वीं के छात्र पिंटू को हुआ 35 वर्षीय महिला से बेइंतहा मोहब्बत। मोहब्बत का अंजाम पिंटू को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि पिंटू का मर्डर कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह घटना है रायबरेली की और यह एक सच्ची घटना है। आए घटना सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम दीपू यादव है और मैं दैनिक दर्पण न्यूज़ टीवी पर आपका स्वागत करता हूं। यह कहानी सुनाने से के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको हम कहानी को ले चलते हैं। हाँ, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले की। रायबरेली ज़िले में एक थाना है लालगंज, जहाँ पर कुछ ऐसा होता है 14 जुलाई 1999 को। वहीं एक के पास में एक स्कूल है, उस स्कूल में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर शहर कोई हैरान हो जाता है। 14 जुलाई 1999 में एक स्कूल है जहाँ पर एक लोग रहते हैं, वीरेंद्र त्रिपाठी, और उनका लड़का होता है पिंटू त्रिपाठी, जो कि लगभग उसी स्कूल में पढ़ा करता है और स्कूल से घर लगभग 5 से 6 किलोमीटर उसका घर होता है। जब स्कूल वो पिंटू आया जाया करता है तो पिंटू के घर में एक किराएदार रहते हैं जिनका नाम होता है धर्मेंद्र, और उनकी पत्नी भी रहा करती थी उनके साथ में। तो एक दिन ऐसा होता है कि पिंटू स्कूल तो जाता है लेकिन स्कूल से घर वापस नहीं आता है। तो घर वाले उसे काफ़ी ढूंढते हैं, खोजते हैं, इधर उधर लोग उस पता लगाते हैं, लेकिन कोई उसका पता नहीं चल पाता कि पिंटू गया कहाँ। तो घर वाले लगभग पूरा दिन खोजते हैं, शाम को तक खोजते हैं, फिर अगले दूसरे दिन खोजते हैं, लेकिन पिंटू का कोई पता नहीं चलता है। तो घर वाले फिर जाते हैं लालगंज थाने। वहाँ पर पिंटू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वहाँ रिपोर्ट दर्ज करती है और घर वालों को आश्वासन देती है कि मैं आपके बेटे को खोज कर आपको दूंगी, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा। जो पुलिस वाले वहाँ पर होते वो कहते हैं, और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहिए। अगर आपको कहीं पता लगे तो आप मुझे अवश्य बताइए, हम लेकर आएंगे। अगर आप सक्षम हैं तो आप ही अपने बेटे को ले आएँ। पुलिस भी खोजबीन किया करती है, इधर घर वाले भी खोजबीन किया करते हैं, लेकिन पिंटू का कोई पता नहीं चलता है। जब पिंटू का कोई पता नहीं चलता तो सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन वही सी जो स्कूल होता है वहाँ पर एक दिन प्रार्थना हुआ करती थी। तो प्रार्थना होती थी लेकिन कुछ बदबू आ रही हुई थी। तो बदबू इतनी तेज़ आ रही थी कि वहाँ के जो बच्चे और टीचर रहते उन लोगों को सहन नहीं हो पा रहे थे। वो लोग सोच रहे थे बदबू आ कहाँ रहे। तो फिर वहाँ के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको बताया जाता है। प्रधानाचार्य आते हैं और एक दो लेबर को लेके आते हैं, जो मजदूर होते हैं उनको लेके आते हैं। उनसे कहते हैं कि देखो ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो लगभग जो स्कूल का सारा परिसर होता है, पूरे परिसर में ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता कि ये बदबू कहाँ से आ रही और क्या है। तो कुछ नहीं समझ में आया करता है। लेकिन वही स्कूल के एक बाउंड्री के किनारे एक सेफ्टी टैंक बना हुआ होता है, जिस सेफ्टी टैंक से ये बदबू आया करती है। जब वहाँ पर वो मजदूर लोग पहुँचते तो कहते हैं साहब ये जो बदबू है ये यही सेफ्टी टैंक से हमको आते हैं। तो प्रधानाचार्य जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इस सेफ्टी टैंक का आप ढक्कन उठाइए। जब उस सेफ्टी टैंक का ढक्कन उठाते हैं तो देखते हैं उसमें एक लाश पड़ी होती है, एक लड़के की। जब वो लाश कहते हैं साहब इसमें लाश पड़ी है, तो जो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो तुरंत लालगंज पुलिस को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर सूचना देते हैं। लालगंज पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस लाश को उस गटर से या सेफ्टी टैंक जो होता है उससे बाहर निकलवाती है। जब उस लाश को बाहर निकलवाती है तो लगभग वो उसी एज 19 साल के आसपास का ये लाश दिखा करती है। तो पुलिस सोचती है शायद ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई शायद ये लाश पिंटू की तो ना हो। तो पिंटू के माता पिता को बुला लिया जाता है। जब पिंटू के माता पिता लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये तो लाश पिंटू की है। और जब पिंटू की लाश की शिनाख्त हो जाती है तो जब उनकी शिनाख्त हो जाती है तो घर वालों को लाश दे दी जाती है। लेकिन अब मामला ये बन जाता है कि पिंटू की हत्या की क्यों, किसने की और क्यों की। क्योंकि पिंटू तभी 19 साल का बालक था और 10वीं का छात्र था। तो उसके घर वालों का भी यही सवाल रहता, और जो गांव वाले भी होते वही वो भी यही कहते पुलिस वालों से कि साहब आप इसका पता लगाइए कि इसके हत्या क्यों और किसने की है। तो पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सतर्क रहें। तो पुलिस वाले पूछते पिंटू पढ़ता कहाँ था, तो पता चलता है पिंटू उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में पिंटू की लाश मिली है। तो पुलिस वाले कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वहाँ के जो प्रधानाचार्य होते हैं वो उनसे पूछताछ की जाती है कि क्यों लड़के की लाश यहाँ आपके गटर में आई। तो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो कहते हैं साहब इसके बारे में मुझे पता नहीं कि क्यों और कहाँ से इसकी लाश आई है।
क्योंकि स्कूल बंद हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं अच्छा पिंटू का बैग कहाँ है। तो पता चलता है कि पिंटू का बैग जो होता है वो स्कूल में ही रखा होता है। तो पिंटू के बैग की हर एक चीज़ सामान की चेकिंग होती है, क्योंकि कापी किताब जो होते हैं पिंटू की सबकी चेकिंग होती है। जब पिंटू के बैग की चेकिंग की जा रही होती है तो उसमें एक किताब मिलती है, जिस किताब में कुछ अश्लील बातें लिखी होती हैं। तो पुलिस कहती है कि ये किताब तो इस कक्षा 10 के छात्र के पास ये किताब तो नहीं होनी चाहिए। ये किताब मतलब कुछ ना कुछ तो इस किताब की वजह से ही हुआ होगा। तो पुलिस को पता करती है कि ये किताब किस दुकान पर मिलती है। जब वो किताब जो होती है उसमें मुहर लगी रहती है एक सैम नाम की दुकान की। सैम ऐसे कुछ रहता है पुस्तकालय का नाम, उसी की मुहर लगी होती है। पुलिस वाले उस दुकान में पहुंचते हैं और पिंटू का फ़ोटो लेकर पहुंचते हैं। कहते जब जाते हैं तो दुकान वाले पूछते हैं क्या तो आप इस अश्लीलता जो है इसकी किताब बेचते हैं क्या। तो वो जो दुकानदार कहता है जी साहब ये किताब हम बेचते हैं। तो कहते हैं ये बच्चे को आप पहचानते हो, पिंटू की फ़ोटो दिखाते हैं। कहता है जी साहब मैं इसको पहचानता हूँ, लेकिन मैं इसी बच्चे को ढूंढ रहा था, क्योंकि इस बच्चे ने अभी 5-6 दिन पहले हमारी दुकान पर आए थे और किताब लिया था। क्योंकि यहाँ से किताब ले जाता था ऐसे ही और पढ़ के वापस कर दिया करता था। तो एक दिन यहाँ से किताब लेके गया और पढ़ के वापस किया था साहब, लेकिन ये दोबारा आया नहीं, क्योंकि इसकी किताब में जो है एक लेटर था। तो मैंने सोचा जब वो बच्चा आएगा तो इसको लेटर दे दूँगा। पुलिस कहती है इसकी किताब में कौन सा लेटर था। जब वो पुलिस को वो दुकानदार लेटर देता है तो उस लेटर में लिखा होता है कि बेटा हमको लगता है तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, अब आप हमसे मिलने कुछ दिन के लिए मत आइए और ये किताबें भी अब मत लाइए। तो इतना जब मिलता है तो पुलिस वाले, क्योंकि इतना ही लिखा था, तो पुलिस वाले ये बात तो साफ हो जाती है कि ये मैटर लगभग प्रेम प्रसंग का है। लेकिन अब ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये प्रेम प्रसंग है किससे। तो पुलिस वाले जो होते हैं उनके घर में जितने लोग जान पहचान के जितने लोग कहते हैं सबसे लिखवाते हैं, सबकी हैंड राइटिंग मैच करवाते हैं। तो उन्हीं के पिंटू के घर पर ही जो धर्मेंद्र होते हैं उनकी पत्नी जो होती हैं उनकी हैंड राइटिंग से ये लेटर की हैंड राइटिंग दोनों मैच कर जाती है। जब दोनों मैच कर जाती है तो पुलिस वाले थोड़ा सख्ती से उनकी पत्नी से पूछताछ करते हैं कि क्या ये आपके ही लिखा लेटर। पहले तो वो मना करते हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो हाँ कर देती है, क्योंकि पुलिस का हथकंडा इतना तेज होता है कि वो आदमी टूट ही जाता है, तो टूट जाती है और हाँ कर देती है। तो कहती है कि ये ऐसा लेटर लिखा तो क्या बात थी। तो वो कहती है कि ये पिंटू हमसे मिलने आया करता था, लेकिन मुझे लगा कि बात मेरे पति को शायद धर्मेंद्र को पता चल गई। तो पुलिस भी धर्मेंद्र को पकड़ कर लाती है और धर्मेंद्र से भी पूछताछ करती है। धर्मेंद्र से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो धर्मेंद्र कहता है कि साहब पिंटू को तो मैंने ही मारा है। कहा तो पुलिस पूछती क्यों आपने मारा है। तो कहते साहब इनका हमारी पत्नी से अवैध संबंध था। वो एक बार इनको मैंने ये किताब पढ़ते हुए देखा था तो मैंने सोचा कि ये किताब आती कहाँ से। फिर मैंने इन पर कड़ी नज़र रखने लगी और एक दिन मैंने पिंटू और इनको अवैध अवैध आपत्तिजनक स्थिति में मैंने देख लिया था। उस समय मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैंने सोचा था कि पिंटू को रास्ते से हटा दिया जाएगा। पुलिस भी पूछती तुमने पिंटू को मारा कैसे। तो कहते साहब एक दिन स्कूल में छुट्टी हुई और पिंटू घर आ रहा था, तभी मैंने पिंटू को रास्ते में मिला और पिंटू ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा घर जा। मैंने कहा बेटा थोड़ा काम है, क्या मेरे साथ चलोगे। तो पिंटू ने कहा चलो ठीक है चलते। हम तो पिंटू को अपने साथ लेके चले गए थे और जो उसका स्कूल था वहीं पर हम लोग जाने की प्लानिंग थी, लेकिन हमने वहाँ पर पहले से 3 आदमी भेज दिए थे और पिंटू को ले जाकर वहीं पर हम पहुँच गए। जो 3 आदमी भेजे थे वो वहाँ पर दारू वारू पी के एकदम बैठे हुए थे और धर्मेंद्र भी वहाँ जाता है, दारू पीता है। दारू पीता है फिर उसके बाद कहता था हमने दारू पी के बाद मैंने पिंटू को बहुत मारा। उसके बाद मारने के बाद मैंने पिंटू से पूछा तो पिंटू ने सारी बातें कबूल दी और सब हाँ कर दिया। जब पिंटू ने हाँ कर दिया साहब तो फिर गुस्सा इतना आया कि मैंने उसको जान से मार दिया और जान से मार कर मैंने सोचा कि इस गटर में फेंक दिया जाए तो इसमें सड़ जाएगा और बाहर बदबू भी गंध भी नहीं जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि गंध ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर प्रधानाचार्य जी ने लाश को निकाल दिया। तो पुलिस वाले जो होते हैं तो उनके घर वाले जो पिंटू घर वाले पुलिस वाले होते हैं ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि इनको मारा धर्मेंद्र। फिर धर्मेंद्र के ऊपर जो होता है धर्मेंद्र के ऊपर और उनके जो 3 साथी होते हैं उन चारों लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और हत्या मुकदमा दर्ज करके चारों लोगों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो धर्मेंद्र की पत्नी होती है वो साफ बच जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और लेकिन सारा जो मैटर होता है वो उस पत्नी की वजह से ही होता है। तो ऐसे कहानी ऐसी घटनाओं में कार्रवाई पत्नी के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं चाहती तो कुछ भी ना होता और पिंटू एकदम साफ बच जाता, उसको जान देने की ज़रूरत न पड़ती। तो आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और आपको इस घटना से क्या सीखने को मिला ये भी मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये समाज है यहाँ पर
कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, और कैसी कैसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप खुद ही सोचिए, जो कि 19 साल का पिंटू लगभग 35-36 साल की महिला, उससे प्रेम प्रसंग होने के बाद उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ये कैसा समाज है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।